आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। बीमारी कोई भी हो उससे डरना नहीं, लड़ना चाहिए। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं इसका इलाज मुमकिन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वक्त रहते बीमारी का पता चल जाए तो किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है। आज एक ऐसी ही बीमारी की बात करेंगे जिसका ताल्लुक औरतों से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मुदस्सिर अहमद। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। खुशामदीद। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर मुदस्सिर, जैसे आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की, तो सबसे पहले जानेंगे कि ये कैंसर है क्या और होता क्यों है, किस वजह से होता है। आज ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इंडिया के बारे में। इंडिया के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्वाइकल कैंसर इंडिया का लगभग सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है औरतों में। अच्छा। और ऑलमोस्ट हर किसी 50 से 55 औरतों में जो इंडिया में रहती है, एडल्ट औरतें, उनमें से लगभग एक को ये कैंसर हो सकता है। सो दैट मीन्स हर किसी 50 या 55 में एक को ये कैंसर हो सकता है। सो इससे हम जान सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कैंसर। सो ये कैंसर होता क्या है? एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्विक्स जो बच्चादानी होती है, वूम्ब होती है, या जिसको हम बोलते हैं यूटरस, ये यूटरस का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं हम सर्विक्स। अच्छा। सो उस सर्विक्स में बनने वाला जो कैंसर होता है उस कैंसर को हम बोलते हैं सर्विकल कैंसर। जी। सो ये सर्विकल कैंसर जो होता है, ये सर्विकल कैंसर हम इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या कैसे पता चलेगा किसी औरत को कि ये है या नहीं है? जो इसके सिम्टम्स है वो ऑलमोस्ट किसी भी और बीमारी से भी हो सकते हैं। जैसे किसी को यूरिन का प्रॉब्लम हो गया कुछ, तो उसको दर्द होगा, वहां पर पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है, दर्द हो सकता है, तो इस कैंसर का भी यही सिम्टम्स हो सकता है। बिल्कुल, कोई ये नहीं सोच सकता कि इसका सिम्टम हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। सो ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को लगेगा शायद यूरिन इन्फेक्शन है, बार बार हो रहा है, तो पता चला कि अंत में कि ये बिल्कुल, और ये बहुत आम भी है। बहुत आम भी है। और दूसरा चीज़ है, कभी कभी अगर जो औरतों में एक टाइम पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता रहता है, मंथली ब्लीड्स होते रहते हैं। सो जो मंथली ब्लीड्स होते हैं वो अपने टाइम पे आते हैं यूजुअली। इट इज़ अ साइक्लिकल थिंग। सो अगर इस साइकिल के बीच में कोई एक्स्ट्रा ब्लीड हो जाए, सो वो कान खड़े करना चाहिए कि दैट इट कैन बी, ये हो सकता है। सो अगर मिड साइकिल में ब्लीड हो या साइकिल के बगैर किसी और टाइम पे कोई ब्लीड हो, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो भी हो सकता है। एक और सिम्टम है जो हो सकता है कि जब जिनसी ताल्लुक होता है तो उस टाइम पे अगर पेन ज्यादा हो जाए, तो ये एक चीज हो सकता है उस टाइम पे भी। सो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है। उसके बगैर पेन होना, लोअर एब्डोमेन में, पेट में या कमर के नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा दर्द होना, बहुत लंबे समय तक दर्द होना, ब्लीडिंग होना या एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना। सो ये सारे सिम्टम्स हैं। क्या ये किसी वायरस की वजह से भी होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एक्चुअली कि ये कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इस एक वायरस की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। शॉर्ट में उसको बोलते हैं हम HPV। ये HPV वायरस ऑलमोस्ट 100% ऑफ औरतों में पाया जाता है जिनको ये कैंसर होता है। ये जो HPV वायरस है ये एक बड़ा खतरनाक वायरस है। ऑलमोस्ट हर किसी इंसान को इन्फेक्ट कर देता है। अच्छा। और हर किसी एडल्ट को एक उम्र के बाद, जैसे किसी का भी उम्र अराउंड 13, 14, 15 के बाद इसके इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इसका इन्फेक्शन होने की संभावना जो है वो ज्यादा होती जाती है। तो ये जो वायरस होता है ये बहुत सारी किस्मों के वायरस होते हैं। एक्चुअली ये एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है, ऑलमोस्ट 200 वायरसेस है इसमें। और इसमें से ज्यादातर 10-15 ही वायरस इसमें ऐसे हैं जो ये कैंसर कर सकते हैं। अच्छा। सो दैट मीन्स कि जो ये HPV वायरस फैमिली है, इस फैमिली में जो बाकी वायरसेस है वो कैंसर के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये 2-3 वायरस या 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट 2 है, HPV 16 और 18, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस कैंसर के लिए। बिल्कुल, आगे भी इस वायरस के बारे में हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हेलो। हाँ जी, हेलो। बताइए, सवाल बताइए अपना। हाँ, कश्मीर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बताइए, सवाल बताइए अपना। हेलो। हेलो, हम सुन रहे हैं, आप सवाल बताइए।
आई थिंक इनको कुछ कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कंटिन्यू करते हैं कि वो जो हमारा इनसे सही से राब्ता नहीं हो पा रहा है। आप हमें फिर से कॉल मिला सकती हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की, आपने बताया कि ये किस वजह से होता है, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, और जिस खास वायरस की वजह से होता है वो कौन सा वायरस है। लेकिन क्योंकि हम बात करें सर्वाइकल कैंसर की और ये फीमेल्स में होता है, लेकिन ये जो वायरस है, क्या इसकी वजह से मेल्स को भी कुछ बीमारी हो सकती है, वो भी इफेक्टेड हो सकते हैं इससे? बिल्कुल, यहाँ पर मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ औरतों को ये इस वायरस से होने वाली बीमारियां हो सकती हैं। एक्चुअली इस वायरस से होने वाली सिर्फ कैंसर नहीं होता है, इस वायरस से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ज़्यादातर इनको बोलते हैं हम जेनाइटल वॉट्स। सो जो प्राइवेट पार्ट्स में होने वाले कुछ अल्सर्स या कोई इन्फेक्शियस डिजीजेज जो हैं, वहाँ पर जो होते हैं वो ज़्यादातर इसी वायरस से होते हैं। तो उन बीमारियों में से और एक बीमारी भी होती है ये जो सर्वाइकल कैंसर है, उसके बगैर भी बहुत सारी और बीमारियां हैं जो इस कैंसर से इस एचपीवी वायरस से हो सकता है। क्या हो सकता है? जैसे कैंसर ऑफ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, एनल कैंसर, जैसे है कैंसर्स ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अच्छा। जो बाकी ट्रैक्ट जो है उसमें जो भी कैंसर होते हैं उसमें भी हो सकता है ये। इसमें एक मर्दों में एक या औरतों में भी एक कैंसर और कॉमन है जिसको बोलते हैं हम ओरोफेरिंजियल कैंसर। अच्छा। जो मुंह के पीछे के हिस्से वाला जो होता है ना, थ्रोट में होने वाला एक कैंसर है ओरोफेरिंजियल कैंसर। वो भी आजकल बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में, इवन इंडिया में भी ये वाला कैंसर बढ़ रहा है। सो ये भी इस एचपीवी वायरस से हो सकता है। इसके बगैर मर्दों में भी जेनाइटल प्राइवेट पार्ट्स के जो कैंसर्स हो सकते हैं वो भी इस वायरस से हो सकते हैं, इस वायरस की वजह से हो सकते हैं। आगे भी बात करेंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपको आ रही है? अपने टीवी की आवाज बंद करिए और फिर हमसे सवाल पूछिए। हेलो हाँ सर। हाँ मुझे डॉक्टर साहब से सवाल पूछना था। पूछ लीजिए, बताइए। हाँ सर, वो मेरी उम्र 35 है और मुझे पीरियड आने के पहले पेट में, नीचे के पेट में बहुत दर्द देता है। ओके, और कुछ? और एक दिन सुबह से लेकर शाम तक देता है, लेकिन मैं जो दूसरे डॉक्टर से पूछा तो वो बोल रहे कि जब ओवुलेशन होता है तो इसके लिए दर्द दे रहा है, लेकिन वो बहुत मेरा हर 3 साल से ऐसी तकलीफ हो रही है मुझे। बीच में होता है पीरियड आने के और होने के पहले। शुक्रिया, मैं आपको बता देता हूँ। इट्स एक्चुअली जो बहन जी का सवाल है, ये 35 साल की लड़की है, औरत है। इनका जो सवाल है इनका कि इनको मेंस्ट्रुअल पीरियड होने से इमीडिएटली पहले और उन दिनों में ज़्यादा पेन होता है पेट के नीचे वाले हिस्से में। जो ये पेन होता है ये इसको हम एक खास तरह का बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया, मतलब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ज़्यादा दर्द होना। ये हो सकता है, कुछ औरतों में होता है ये। मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर ये वाला चीज़ जो है ये कैंसर की संभावना नहीं है। आमतौर पर जो कैंसर जो पीरियड्स के मतलब पीरियड्स के बगैर जो बाकी ब्लीडिंग होती है वो इससे होती है। पेन भी हो सकता है, बट जो आप टिपिकली बोल रहे हैं बिल्कुल साइकिल के टाइम पे होता है, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये इस कैंसर की वजह से है। लेकिन आपको ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए कि 35 साल की उम्र में अभी हम जाएंगे स्क्रीनिंग पे, तो स्क्रीनिंग होना चाहिए। तो स्क्रीनिंग चाहे ये दर्द हो या ना हो, आपको हर 2-3 साल या 4 साल में एक बार वो स्क्रीनिंग टेस्ट करने चाहिए, जो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, वो आपको बता देंगे उसके बारे में। अच्छा, किसी को अगर कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो क्या वही स्क्रीनिंग करवाए या आम कोई भी करवा सकता है? सो ये अब इंपॉर्टेंट बात आ गई, क्योंकि ये वायरस आ गया बीच में, तो ऑब्वियसली हम वायरस का इन्फेक्शन ये हम ढूंढना चाहते हैं। और दूसरा चीज़ है, अगर ये कैंसर इतना कॉमन है तो ऑब्वियसली हम इसको उस स्टेज पे पकड़ना चाहते हैं जिस स्टेज पे इसका ट्रीटमेंट सबसे आसान हो। ओके, सो ईदर इन ए प्री कैंसरस स्टेट, दैट मीन्स कि कैंसर से पहले, कैंसर अभी बना भी नहीं है, जो चेंजेस आ गई है वो पहचानना है, या अगर कैंसर हो गया है उसको अर्लीस्ट स्टेज में पहचानना है। उसके लिए क्या है? उसके लिए होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। सो स्क्रीनिंग टेस्ट, हमारे पास कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है, बहुत ही अच्छे स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। इशू ये है कि सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि स्क्रीनिंग टेस्ट करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट किसको करना है? स्क्रीनिंग टेस्ट हर किसी औरत को करना है 21 साल की उम्र के बाद
65 साल की उम्र तक। अच्छा, 21 से लेकर 65 साल की उम्र तक हर किसी को स्क्रीनिंग टेस्ट करना है, चाहे उन्होंने वैक्सीन इस एचपीवी का वैक्सीन किया है या ना किया है। स्क्रीनिंग टेस्ट हर किसी को करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे जो कॉमन जो टेस्ट होते हैं, दो चार टेस्ट एक्चुअली है जो कर सकते हैं। सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है पैप्समेयर, और पैप्समेयर के साथ में एचपीवी टेस्ट करना, ये सबसे अच्छा टेस्ट है। लेकिन चूंकि ये इसमें एक पैथोलॉजिस्ट का नीड होता है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नीड होता है, तो ये ज्यादातर जगहों पर अवेलेबल नहीं है, या तो बहुत महंगा है टेस्ट। तो अगर हम बोलेंगे कि इंडिया के लिए, रिसोर्स पुअर कंट्री जैसे इंडिया है, उसके लिए कोई अच्छा सा टेस्ट है, या बहुत अच्छे टेस्ट अवेलेबल है, उसको बोलते हैं हम विजुअल एग्जामिनेशन विद एसिटिक एसिड, वो कर सकते हैं। और हमारे देश के साइंटिस्टों ने, कुछ डॉक्टर्स ने बहुत ही बड़ा रिसर्च किया है। रिसेंटली अमेरिका में भी वो प्रेजेंट हुआ रिसर्च, उसमें उन्होंने दिखाया कि उनके एक आम टेस्ट, बहुत ही सस्ते टेस्ट से लाखों लोगों की, लाखों औरतों की जान बच सकती है। अच्छा। बिल्कुल जान बच सकती है। तो उन्होंने एक ऐसा टेस्ट बताया है कि अगर वो करें तो एक आवाम में कर सकते हैं, जनता में कर सकते हैं, और उसमें बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, जैसे हम कभी भी किसी टेस्ट की बात करते हैं तो क्योंकि किसी भी टेस्ट का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं, तो ये क्या घबराने वाला कोई टेस्ट है? ये बहुत ही मामूली सा टेस्ट होता है। ये बहुत प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई सुनता है बात टेस्ट के बारे में, तो उनको लगता है कि शायद अब पता नहीं क्या होगा, बहुत बड़ी चीजें होगी, पैसा बहुत खर्च होगा, सुई लगाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, हो सकता है अगर बीमारी हो तो वो बीमारी बढ़ जाएगी। ये वो ऐसा वाला टेस्ट है ही नहीं। ये एक बिल्कुल जैसे ईयरबड होता है, जैसे हम अपने ईयर को साफ करते हैं, बिल्कुल वैसा ही एक ब्रश होता है। उससे इस सर्विक्स पे एक गायनेकोलॉजिस्ट या एक जनरल प्रैक्टिशनर, या तो आजकल तो एक्चुअली आशा जो होती है, जो हमारे गांव में है, तो वो भी कर सकते हैं। ये एक सिंपल टेस्ट है। वो वहां पर एक लिक्विड डालेंगे, एक पिक्चर देखेंगे, अगर उनको लगा कि उसमें शक है तो वो आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी, हम आगे भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, आप बताइए, सवाल बताइए। हाँ, मैं तो 43 इयर्स की हूँ। मैं सनत नगर में रहती हूँ, कश्मीर से मैं बोल रही हूँ। अच्छा, हाँ बताइए। हाँ, मुझे हमेशा, मुझे लगभग 3 साल हो गए कि मुझे ना प्राइवेट पार्ट जो है उसमें खुजली आती है, खतरनाक खुजली। एज क्या बताइए आपने? रोज करती हूँ, डिटॉल वॉश करती हूँ, बाकी वॉश करती हूँ, वी वॉश, शी वॉश में करती हूँ, उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। अदरवाइज मुझे रोज खुजली होती है। एज क्या बताया आपने? 43 इयर्स। ओके, सो शुक्रिया, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली उनका ये कॉमन कंप्लेंट्स है औरतों में। मुझे लगता है कि इनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, वो गायनेकोलॉजिस्ट इनको बता सकते हो सकता है इनको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो या इरिटेशन हो, और इसमें इनका देख सकते हैं। इनके लिए भी वही इंपॉर्टेंट है कि इनको भी स्क्रीनिंग करना चाहिए। बट स्क्रीनिंग कैंसर के लिए अलग बात है। जो इनका कंप्लेंट है, मेजर कंप्लेंट है, वो इनको मुझे लगता है इनके गायनेकोलॉजिस्ट जो है, वो गायनेकोलॉजिस्ट इनका सोल्यूशन दे सकते हैं। जी, जैसे शुरुआत में आपने कहा था कि ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इंडिया के बाहर की बात करें तो वहां पर ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो कोई खास वजह है कि यहाँ पर ये इतना ज़्यादा कॉमन है? देखो, अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई है कि ये जो कैंसर है, एक्चुअली कोई भी कैंसर, लेकिन ये कैंसर खुसूसन, ये कैंसर इंडिया में या कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में से ये कैंसर जो है, ये ऑलमोस्ट मतलब लाइक हज़ारों केसेस हर साल होते हैं इस कैंसर के। ऑलमोस्ट 97,000 न्यू केसेस देखे गए थे 2018 में, और 60,000 उसमें से बच नहीं पाए। ये जो कैंसर है, ये शायद इंडिया में हम बोल सकते हैं कि शायद इंडिया में इसलिए कॉमन है, या इंडिया क्या मतलब कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज में इसलिए कॉमन है क्योंकि शायद एक जेनेटल हाइजीन उसकी प्रॉब्लम है। अच्छा। दूसरा चीज है कि एचपीवी का प्रिवेलेंस में भी ज्यादा है, उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा है लैक ऑफ स्क्रीनिंग, हम स्क्रीनिंग करते ही नहीं है। चौथा है कि हमारी औरतों में डर है एक, या उनको शर्म है एक कि वो ये चीज नहीं करना चाहते, वो कंप्लेंट नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से अगर वो एक लाइफस्टाइल, एक बिहेवियरल चेंज आ जाए औरतों में, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा हो सकता है, और उससे ये इस बीमारी से शायद निजात दिला सकते हैं हम सारे इंडिया को। जी, जैसे कि हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, और आपने ये भी बताया कि इसका
एक वैक्सीन है जो Correct. लगवाने से ये कभी नहीं होगा, आप सेफ रहेंगे। तो जिस तरह से पोलियो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, तो क्या ये भी कभी खत्म हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ऐसा एस्टिमेट्स है कि अगर ये वैक्सीन का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से किया जाए तो ये वैक्सीन से ये जो कैंसर है ये पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। ऐसे एस्टिमेट्स है कि ऑलमोस्ट लोग बोलते हैं कि रिसर्चर्स बोलते हैं कि नेक्स्ट 60 इयर्स में ये जो कैंसर है ये जो HPV से होने वाला ये सर्विकल कैंसर है ये इंडिया से बिल्कुल नेस्तनाबूद हो सकता है, खत्म हो सकता है। जी, आगे भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो हेलो मैम, जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा नवाज डॉक्टर साहब से नोज में मुझे प्रॉब्लम है, एलर्जी हो रही है। क्या हो रहा है? फिर से एलर्जी बताइए। हो रही है मुझे। फिर से बताइए। एलर्जी हो रही है, एलर्जी हो रही है। पानी आ रहा है नोज में। ओके। तो और जब मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ, मतलब नाक बंद रखता हूँ, मतलब रख नहीं पा रहा हूँ। ओके। तो मतलब एक्चुअली मेरा किडनैप हुआ था एक बार, तो उससे क्लोरोफॉर्म से मुझे सुनाया गया था, तो तब से प्रॉब्लम हो गई है। ओके, शुक्रिया। मैं आपको बता देता हूँ। इनका कुछ कंप्लेंट है नाक में, इनको बोल रहे हैं कि नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहता है और कुछ इरिटेशन हो रही है और मुंह बंद नहीं रख पा रहे हैं। मुझे लगता है इनका ENT का प्रॉब्लम है, इनको ENT के पास जाना चाहिए, एक लोकल एग्जामिनेशन होना चाहिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो फिजिकल हो या इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो, दोनों ठीक हो सकते हैं। जी, अच्छा, जैसे ये स्क्रीनिंग की आपने बात कही, तो अगर हम बात करें कि जैसे आपने कहा कि ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन अगर कोई महंगी जगह नहीं जा सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कहाँ सस्ती जगह करवा सकता है? स्क्रीनिंग दो किस्म के होते हैं। स्क्रीनिंग होता है, एक तो गवर्नमेंट खुद करेंगी स्क्रीनिंग, गवर्नमेंट करेगी स्क्रीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट और वो हर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाए स्क्रीनिंग। एक तो ये हो सकता है, या तो दूसरा चीज हो सकता है कि लोग खुद ही कर लें। अगर अवाम में बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाए और वो खुद अपना इसमें फिक्र करें इसकी, तो मुझे लगता है कि वो भी एक चीज़ हो सकता है। अभी तो इंडिया में एज वी नो दैट वी आर अ रिसोर्स पुअर कंट्री, नॉट दैट वी डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, बट एक इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना ये मे बी गवर्नमेंट के लिए अभी पॉसिबल नहीं हो, आगे हो सकता हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि तब तक कुछ ऐसी चीज़ें हम ला सकते हैं जो कुछ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जो उसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, कि जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम स्क्रीनिंग करेंगे, या किसी औरत को ऐसा लग रहा है कि स्क्रीनिंग जिसके पास इंफॉर्मेशन गई वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो एक सिंपल टेस्ट कर सकते हैं। कभी पैप्समेयर अगर अवेलेबल ना हो तो पैप्समेयर के बदले कुछ और कोई टेस्ट कर सकते हैं जो इससे बहुत कम कॉस्टली हो। जी, और भी बात करेंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है नोज के बारे में। ओके, बताएं। नोज में मुझे ना एलर्जी हो रही है, मतलब बहुत तेज एलर्जी हो रही है, मतलब थिंक मतलब रुक ही नहीं रही है। ओके, शुक्रिया। मैं बताता हूँ आपको। मुझे लगता है या तो ये सेम कॉलर था या तो दूसरा कॉलर है, सेम सिम्टम है इनका। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने जो एक ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, ईयर नोज थ्रोट के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास जाइए। मुझे लगता है वो इसका इलाज कर सकते हैं आपका। तो आप मुझे बता सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, क्या क्या इसके लिए अवेलेबल है? ओके, इसका इलाज ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज में हम ये डायग्नोस कर ले और उसी के हिसाब से इसका इलाज भी होता है। अगर ये बहुत अर्ली प्री कैंसरस स्टेट में हम पालें तो उस टाइम पे हम इसको एक बहुत छोटी सर्जरी या बहुत छोटा प्रोसीजर, जैसे होता है कि क्रायो सर्जरी, इलेक्ट्रो सर्जरी कर सकते हैं हम, तो उससे वो उठा सकते हैं वो प्री कैंसरस कंडीशन। अगर वो उससे थोड़ा बड़ा हो गया है, जैसे स्टेज 1 का है, तो एक सर्जरी हो सकती है जो ऑन्कोलॉजिकल सर्जन या गायनेकोलॉजिकल सर्जन कर सकते हैं। और अगर उससे भी एडवांस स्टेज में है, जैसे दूसरे या तीसरे स्टेज में है, तब भी इस कैंसर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इस कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं अगर हम रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी टुगेदर दोनों चीजें इकट्ठे कर लें। जी, और भी बात करेंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरी एज है 55। ओके। मैं ऑलरेडी थायराइड का पेशेंट हूँ, हाइपोथायराइडिज्म। हेलो। हाँ बताइए। मेरी एज है 56, हाइपोथायराइडिज्म का दवा मैं खाता हूँ 100 मिलीग्राम।
और मेरी ट्राइग्लिसराइड्स अक्सर बेशतर हाई रहते हैं, फिर मुझे मतलब उसकी वजह से बीपी मेरा ज्यादा रहता है। अब इसके लिए मैं क्या करूं? शुक्रिया, अक्सर बेशतर मेरे शुक्रिया। सो इनका प्रॉब्लम है कि इनका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, इनका हाइपोथायराइडिज्म है। इनका जो प्रॉब्लम है ये इनके अगर फिजिशियन के पास जाए या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाए, इनका ट्राइग्लिसराइड्स और दोनों कंट्रोल हो सकते हैं और हाइपरटेंशन जो है इनका वो भी कंट्रोल हो सकता है। सो मुझे लगता है कि इनको डायरेक्टली कैंसर की कोई भी प्रॉब्लम है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हाँ बताइए। जी बताएं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, बताइए। मैम असल में मैं जब बाहर निकलता हूँ ना तो मुझे सर्दी लगती है, नाक मेरी बहनी लगती है, फिर वो मेरे मुंह से ना वो बदबू आने लगती है, नोज थ्रू नोज। तो उसके लिए मैंने कुछ एंटीबायोटिक भी लिए थे। तो अब मैं क्या करूँ? शुक्रिया, हम आपको बताते हैं। एक्चुअली इनका प्रॉब्लम है कि इनको नाक से ज़्यादा पानी बहता है, स्पेशली जब ये बाहर निकलते हैं और इनको मुंह से बदबूदार कुछ स्मेल आती है। मुझे लगता है आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ENT सर्जन के पास जाना है, लोकल एग्जामिनेशन करना है। आपको हो सकता है कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है, और ये अच्छी तरह से ठीक हो सकता है। आपको एक ENT सर्जन के पास जाना है, ENT सर्जन। जी, अच्छा, इसमें जैसे हमेशा जब भी हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो उसमें हम डाइट की ज़रूर बात करते हैं। तो अगर कोई इसका पेशेंट है तो उसकी डाइट किस किस्म की होनी चाहिए, और अगर क्या डाइट में बदलाव करके कुछ इसमें फ़र्क आ सकता है, कुछ ठीक हो सकता है, मतलब डाइट से कुछ लेना देना है इसका? देखिए, डाइट का हर किसी इंसान की ज़िंदगी से लेना देना है, इसलिए डाइट तो ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए। सो डाइट जितना अच्छा विटामिन भरा हो, विथ रफेज, विटामिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स, जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है हर किसी के लिए, और स्पेशली हर किसी कैंसर पेशेंट के लिए भी सेम ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इशू ये है कि यहाँ पर इस कैंसर के लिए प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इंसान को ये करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, जैसे मैंने आपको बोला, ये वैक्सीन होना चाहिए। वैक्सीन किसको होना चाहिए? वैक्सीन हर किसी औरत को, हर किसी लड़की को या लड़के को 9 साल की उम्र के बाद 26 साल की उम्र तक ये वैक्सीन ज़रूरी करना है। उसके बाद अगर कोई 40 या 45 साल तक भी कोई है औरत या मर्द और जिनको लगता है कि उनको भी मतलब लाइक ये वो भी लेना चाहते हैं ये वैक्सीन, वो भी अपने डॉक्टर के साथ बात करके हो सकता है कि वो भी अपना, हो सकता है कोई बेनिफिट पा ले इस वैक्सीन से। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, बताइए। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मुझे पेट में दर्द होता है और गैसेस होते हैं रोज। ओके, आपकी उम्र कितनी है? जी मुझे 20 प्लस। ओके, शुक्रिया। ओके, कोई और सवाल है? हाँ बताइए। हेलो, सवाल बताइए। हाँ, मुझे पेट में दर्द होता है और गैसेस भी होते हैं। ओके ओके ओके, तो इनका ये अबाउट 20 इयर्स एज है इनको, और इनको पेट में दर्द होता है और गैसेस होते हैं। सो इनका भी सेम चीज़ है। 20 साल की उम्र में पेट में दर्द होना या गैसेस होना, मुझे लगता है कि इनको मोस्ट प्रोबेबली कैंसर की संभावना नहीं है। इनको अपने फिजिशियन से बात करनी चाहिए और वो ज़रूर इसका सोल्यूशन देंगे। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी, बताइए सवाल। हाँ हेलो जी, मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा 34 इयर्स की एज है सर। मेरा नहीं क्या 5-8 सालों से फैटी लिवर ग्रेड 1 पे है। तो मैं डाइट ले रही हूँ, ये वॉकिंग कर रही हूँ, तो मेरा उसका कुछ फैटी लिवर का पता नहीं, ये कम नहीं हो रहा। और मेरा वॉकिंग जब करती हूँ तो मेरा राइट साइड में प्रॉब्लम होता है चलने में, ऐसा लगता है कि कीला जैसा चुभ गया। ओके ओके, शुक्रिया। सो इनका प्रॉब्लम है, इनको इनको अपने फिजिशियन ने डायग्नोस किया होगा फैटी लिवर। ये बोल रहे हैं फैटी लिवर होता है, और इनको जब ये चलते हैं तो उनको कील जैसे लगती है लिवर की जगह पर। मुझे लगता है इनको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ मिलना चाहिए, वो इनका इसका सोल्यूशन बता देंगे, फैटी लिवर से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और ये कील क्यों हो रहा है। हो सकता है एक अल्ट्रासाउंड पेट का हो सकता है जो इनको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बताएंगे। तो जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, बताएं, क्या सवाल है आपका?
लगता है किसी वजह से हमारे कॉलर्स के साथ राब्ता नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जैसे हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसका ख्याल पेशेंट को हमेशा रखना चाहिए, या फिर जो इस बीमारी से बचना चाहते हैं, इस वायरस से बचना चाहते हैं, वो कैसे बच सकते हैं? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन करना। प्रिवेंशन में एक वैक्सीनेशन, जो हर किसी लड़के या लड़की को जो ये सुन रहा है प्रोग्राम, वो अपने, अगर वो उनको खुद वैक्सीन नहीं करना है, लेकिन अपने जो जहाँ पर वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने फैमिली में से बाकी लोगों को बता सकते हैं, उनको बताइए कि वैक्सीन है HPV कैंसर के। ये सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है, HPV वैक्सीन है, और वो आसानी से अवेलेबल है मार्केट में। आजकल उसका रेट भी काफ़ी कम हुआ है पहले से, और वो उनके ज़्यादातर बच्चों में उनके डोजेज सिर्फ 2 डोजेज होते हैं, 6 महीने के भीतर देने होते हैं ये। और एक तो वैक्सीन हो गया, दूसरा चीज़ स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इजीली अवेलेबल है हर किसी जगह पर, हर किसी डिस्पेंसरी में, हर किसी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, आप जा सकते हैं, वहां पर स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा चीज़ हाइजीन, लिटरेसी, सेफ सेक्स और टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटल इन्फेक्शन। जो भी प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन होता है उसको टाइम पे ट्रीट करना। जी, जैसे कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन चलते चलते एक सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगी। जैसे आपने कहा कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हाइजीन, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बीमारी ज्यादा होती है औरतों को। तो अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें या कुछ कहना चाहें हमारे व्यूवर्स से हाइजीन को लेकर। देखिए, हाइजीन इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बता सकते। हाइजीन हर किसी चीज़ के लिए ज़रूरी है, और इस कैंसर के बचाव के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी, अच्छा, जैसे ये जो वायरस है ये आपने कहा कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, लेकिन मेल्स में भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हो सकता है। तो अगर इसका उन पे इफेक्ट हो रहा है तो क्या कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं? बहुत शॉर्ट में, क्योंकि वक्त कम है। मर्दों में एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको। मर्दों में एक चीज़ पाया गया है कि अगर वो सर्कमसिशन करे तो सर्कमसिशन से देखा गया है कि ये इन्फेक्शंस कम हो सकते हैं, ट्रांसमिट कम हो जाता है, और दूसरा चीज़ है ये कैंसर की संभावना भी कम हो जाती है। मर्दों में ये एक एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हैं वो। जी, आप यहाँ पर आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।